नमस्कार, स्वागत है आपका 7 बजे की खबरों में। मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बीजेपी में मंथन, विधायक दल की बैठक कल। सम्मानजनक प्रस्ताव मिलने पर शिवसेना समर्थन देने के लिए तैयार। हरियाणा में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार। कल पार्टी विधायक दल की बैठक में हो सकता है फैसला। गंभीर अपराध में शामिल लोगों के चुनाव लड़ने के पाबंदी के हक में है चुनाव आयोग। प्रस्ताव पर कानून मंत्रालय कर रहा है विचार। और रद्द कोल ब्लॉक की जमीन के अधिग्रहण के लिए अध्यादेश लाने की योजना, कैबिनेट में प्रस्ताव पर होगा विचार। इसके अलावा धौला कुआं गैंगरेप केस में 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा। 2010 में पूर्वोत्तर की महिला के साथ हुआ था रेप। और अब आज की पहली खबर। चुनाव नतीजे आने के बाद अब महाराष्ट्र और हरियाणा में सरकार गठन को लेकर कोशिशें जारी हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच समझौते पर स्थिति अभी साफ नहीं हुई है और दोनों ही दलों ने अभी तक एक दूसरे से संपर्क भी नहीं साधा है। दूसरी तरफ एनसीपी के समर्थन प्रस्ताव पर बीजेपी खामोश है। उधर हरियाणा में भी मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला मंगलवार को ही पार्टी विधायक दल की जब बैठक होगी तभी स्पष्ट हो सकेगा। महाराष्ट्र में 122 सीटें लेकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी बीजेपी के सामने 2 बड़े सवाल हैं। पहला ये कि सरकार बनाने के लिए समर्थन कैसे जुटाया जाए और दूसरा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। पार्टी में इसके लिए बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सुबह पार्टी के सीनियर नेता नितिन गडकरी के घर पहुंचे। नितिन गडकरी ने हालांकि मुख्यमंत्री की रेस से खुद को बाहर बताया है। मैं 10 बार बता चुका हूं कि मैं रेस में नहीं हूं। जो लोग महाराष्ट्र का हित चाह रहे हैं, जो लोग महाराष्ट्र का विकास चाहते हैं, वो सब हमारे साथ आने के लिए तैयार है और हम उन सबका सहयोग लेंगे। बीजेपी की तरफ से अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि महाराष्ट्र में सरकार के लिए शिवसेना के साथ जाएं या फिर एनसीपी के समर्थन प्रस्ताव पर आगे बढ़ें। बहरहाल पार्टी ने राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को महाराष्ट्र का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ये दोनों नेता मंगलवार को मुंबई में विधायकों से मिलेंगे। इस बीच शिवसेना के विधायक दल की भी बैठक हुई। पार्टी ने उद्धव ठाकरे को अंतिम फैसला लेने के लिए अधिकृत किया है। विधायक दल का नेता किसी को चुनना है, उस बारे में पूरे अधिकार सर्वाधिकार विधायक दल ने शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी को दिया है। तो उसके बाद उस बारे में जो भी निर्णय लेना है शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी लेंगे। उधर हरियाणा में बीजेपी को अपने बूते पूरा बहुमत मिला है और राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री के कई दावेदार वहां भी हैं। इस रेस में मनोहर लाल खट्टर, रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु और राव इंद्रजीत सिंह के साथ कुछ और नाम भी हैं। मनोहर लाल खट्टर और राव इंद्रजीत सिंह के इलाके में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। जो एमएलए आज के दिन जीत करके भारतीय जनता पार्टी को ये ताकत दे रहे हैं, कुछ हमारे क्षेत्र के भी हैं। उनका जब मैं पहले एमपी रह चुका हूँ, वहाँ से मैं राजनीति करता आया हूँ, तो मेरे पास आकर के अगर ये उम्मीद करें कि भाई बीजेपी शायद हमको थोड़ा सा और मान सम्मान दे, तो मैं समझता हूँ कि हर एक क्षेत्र के लोग ये चाहेंगे ही और ये लोग कोई गलत काम उस तौर पर नहीं कह रहे हैं। हरियाणा में नेतृत्व के फैसले के लिए मंगलवार को चंडीगढ़ में पार्टी विधायक दल की बैठक है, जिसके लिए वेंकैया नायडू और दिनेश शर्मा को केंद्रीय नेतृत्व ने जिम्मेदारी सौंपी है। दोनों ही राज्यों में आए चुनाव नतीजों में बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी को 122, शिवसेना को 63, कांग्रेस को 42, जबकि एनसीपी को 41 सीटें मिली हैं। हरियाणा में बीजेपी 47 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत लेकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों ही जगहों के विधानसभा चुनाव नतीजों में बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, लेकिन अभी सरकार बनाने और मुख्यमंत्री बनाने को लेकर शायद असमंजस है, इसलिए अभी तक कुछ तय नहीं हो पा रहा है। आइए देखते हैं इस पर पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट मुख्तार अब्बास नकवी क्या कह रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी साहब मौजूद हैं। नकवी साहब, सबसे बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी एनसीपी का ऑफर स्वीकार करे या अपने पुराने अलाई शिवसेना के साथ जाए। एक बात तो है, गठबंधन कभी भी हम नहीं तोड़ना चाहते थे। उनके दिमाग में कुछ कन्फ्यूज़न और कुछ कंट्राडिक्शंस थे, जिसके चलते कि गठबंधन टूट गया
और कभी कभी जो है वो इस तरह की परिस्थितियां जो हैं हमें तो लगता है कि जो कुछ हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छाई के लिए हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन दोनों राज्यों में जहां अपने पैर पे खड़ी हुई, वहीं उसके साथ साथ अगले पायदान पे खड़ी हो गई है। हम कहीं पर जो है वो आज हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पूरे के पूरे शीर्ष नेतृत्व ने, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, सभी ने जिस तरह से जो मजबूती के साथ जिस संकल्प के साथ चुनौती को स्वीकार किया, उसका रिजल्ट है कि आज जनता आपकी बात का मतलब क्या ये निकाला जाए कि आज शिवसेना आपकी मजबूरी नहीं है महाराष्ट्र में? देखिए, मजबूरी तो किसी की कोई नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों को जनता के आदेश का और सम्मान करना होता है, और जनता जो है किसको नवाजती है उसके साथ जाती है, जिसको रिजेक्ट करती है उसके साथ वो विपक्ष में बैठता है। हरियाणा में आपको स्पष्ट बहुमत मिला है, 47 सीटें मिली 90 में से, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा? क्योंकि कोई मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया था। कई बड़े नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनने की तमन्ना रखते हैं, कई नाम चल रहे हैं, क्या कसौटी होगी? देखिए, हरियाणा में बहुत कैपेबल लोग हमारे पास हैं, बहुत ही एक्सेप्टेबल लीडरशिप है वहाँ पे लोकल, जिनके अंदर की प्रदेश को चलाने की क्षमता है। हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, इस पे बातचीत कर रहे हैं, और उसमें जो चुने हुए हमारे प्रतिनिधि हैं उनकी भी हम राय लेंगे, और निश्चित तौर से एक बहुत ही अच्छा हरियाणा को मुख्यमंत्री मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी का ये मानना है कि आज की तारीख में गठबंधन, बेशक महाराष्ट्र में उसकी ज़रूरत पड़े क्योंकि कुछ सीटें कम रह गई, लेकिन उनकी कोई मजबूरी नहीं है, चाहे वो सवाल शिवसेना का ही क्यों ना हो। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। हमारे संवाददाता श्याम सुंदर ने मुख्तार अब्बास नकवी से बातचीत की। इस पर और बात करते हैं कि आखिर हरियाणा और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाने को लेकर अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है। श्याम, आपने लगातार दिन भर बीजेपी के अलग अलग नेताओं से बातचीत की। रिजल्ट आए हुए एक दिन गुजर चुके, 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। हरियाणा में क्लियर कट मेजॉरिटी है और ये भी तय है कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। फिर मुख्यमंत्री चुनने में दिक्कत क्यों आ रही है? देखिए, जहाँ तक सवाल हरियाणा का है अमृता, स्वाभाविक सी बात है कि पहली बार 90 की 90 सीटों पर बीजेपी ने वहाँ पर चुनाव लड़ा, और एक जो बड़ी रणनीति थी बीजेपी की, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया था, उसकी वजह बड़ी सीधी सी थी कि उनका पूरे हरियाणा में और ख़ास तौर पर जो ग्रामीण अंचल है वहाँ पर उनका कोई बहुत ज़्यादा आधार नहीं था। और इसीलिए जो नेता कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, मसलन अगर आप राव इंद्रजीत की बात करें, दक्षिण हरियाणा में जो अहिरवाल का इलाका कहा जाता है, वहाँ के वो बड़े नेता हैं और वहाँ पर बीजेपी ने अच्छा किया भी है। तो वहाँ पर एक बड़े नेता के तौर पर वो थे। वहाँ के लोगों ने ये उम्मीद की थी कि राव इंद्रजीत कल को मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उसी तरह से चौधरी बीरेंद्र सिंह की अगर बात करें, जो चुनाव से तुरंत पहले, लोग विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए, वो जाटों में बड़ा नाम है, बड़ी वो सर छोटू राम के देवते हैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं श्याम, जिस तरह के आप संकेत दे रहे हैं, उससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि कांग्रेस से आए हुए या दूसरी पार्टियों से आए हुए या इंपोर्टेड नेता को वो अपना चेहरा बनाए। ऐसा लगता है कि हरियाणा में वो नहीं बनाना चाहती है अपना चेहरा, और इसलिए शायद वो अपने पुराने चेहरों पर ज़्यादा यकीन करना चाहती है, और इस वजह से भी कुछ देर के लिए या कुछ वक्त के लिए असमंजस है या तय नहीं हो पा रहा है। नहीं, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है अमृता, और हमारी उन नेताओं से भी बात हुई। और आज अगर राव इंद्रजीत की हमने बात सुनी कि उन्होंने कहा कि अगर अहिरवाल से या जो दक्षिण हरियाणा से जो विधायक आए हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि राव इंद्रजीत मुख्यमंत्री बने तो उनको उसमें कोई बुराई नहीं है, उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। चौधरी बीरेंद्र सिंह नतीजे आने के बाद से लगातार वो ये कह रहे हैं कि अगर हरियाणा में बीजेपी को आगे का भविष्य देखना है, अब स्थायी सरकार चाहिए, तो उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि हरियाणा के जो ग्रामीण अंचल हैं या जिस नेता का बड़ा जनाधार है, जिनका कद बड़ा है, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो जाहिर है उन लोगों को ये एक एहसास है कि भारतीय जनता पार्टी में जिन लोगों के नाम चल रहे हैं, वो मनोहर लाल खट्टर हैं, जिनका स्ट्रॉन्ग RSS बैकग्राउंड है। एक वक्त में वो नरेंद्र मोदी के साथ काम करते थे जब नरेंद्र मोदी हरियाणा के इंचार्ज होते थे। उसी तरह से दूसरा नाम अगर चल रहा है तो रामविलास शर्मा का चल रहा है, तीसरा नाम अगर आता है तो कैप्टन अभिमन्यु का आता है। तो ये लेकिन ये भी सच है श्याम, अगर सिर्फ हरियाणा की ही बात करें तो चाहे वो खट्टर हों, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु हों, चाहे वो शर्मा जी हों, तीनों को प्रशासनिक अनुभव नहीं है।
तो एक तरफ प्रशासनिक अनुभव वाले लोग हैं, लेकिन वो दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग हैं जो बाद में बीजेपी ज्वाइन किए। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको प्रशासनिक अनुभव तो नहीं है लेकिन पार्टी का काम लंबे अरसे से कर रहे हैं। तो किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहेगी बीजेपी? देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आज से पहले हरियाणा में 16 सीटों से ज़्यादा नहीं जीत पाई, ये ज़रूर है कि कोएलिशन की सरकारों में वो हिस्सेदार रही हैं, लेकिन उस तरह का लंबे वक्त तक प्रशासन का अनुभव हरियाणा के किसी नेता को है ऐसा नहीं, और जिनको है वो बीजेपी में कांग्रेस से आए हुए हैं। तो जाहिर है वैसे में जो संगठन में मजबूत रहे हैं, जिन्होंने संगठन का काम देखा है, और इसीलिए शायद मनोहर लाल खट्टर का नाम जो है वो सबसे आगे लिया जा रहा है, उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है, सबसे मजबूत दावेदार वो माने जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। श्याम हरियाणा की स्थिति के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि महाराष्ट्र में भी अभी विधायक दल का ना नेता चुना गया है और ना ही अभी तक इस बारे में कुछ तय हो पाया है कि कौन होगा वहां का मुख्यमंत्री। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई है। हम कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र के बारे में भी आगे आपको बताते रहें। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं विनय सहस्त्रबुद्धे, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग भी करते हैं और बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने के लिए कि आखिर क्या हो रहा है महाराष्ट्र में और बीजेपी अपनी किस तरह की तैयारी कर रही है। हम आपको ये भी बता दें कि कल रिजल्ट यानी चुनाव के नतीजे आते ही एनसीपी की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया कि वो बीजेपी को बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार है। अब मुश्किल ये है कि बीजेपी क्या चाहती है। बीजेपी क्या वाकई एनसीपी के समर्थन से सरकार बनाना चाहेगी या फिर शिवसेना, जो उसकी पुरानी सहयोगी पार्टी रही है, हालांकि दोनों ने अलग अलग मिलकर चुनाव लड़े हैं, उनके साथ जाना पसंद करेगी या फिर कोई और रास्ता देखेगी। विनय सहस्त्रबुद्धे जी, सवाल ये है कि अब जबकि 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं आप दोनों ही राज्यों के रिजल्ट आए, लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो आप लोग सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हैं और आपको बाहर से समर्थन देने वाली पार्टी भी मौजूद है। तो आपके सामने कोई संकट नहीं है कि आप सरकार न बना सके। फिर क्यों देर हो रही है मुख्यमंत्री का नाम तय करने में? नहीं, देरी का कोई सवाल ही नहीं है। कल ही देर रात तक, मतलब देर शाम तक तो कम से कम परिणाम आते गए जी। तो स्वाभाविक रूप में महाराष्ट्र विस्तृत राज्य है, बड़ा है, तो लोग मुंबई में आने के लिए भी फिर जहां जहां वो चुने गए हैं वहां जश्न मनाया जा रहा है, तो वहां कार्यकर्ताओं को मिल बैठकर बात करके हुए वो फिर मुंबई आएंगे। तो मुंबई में बैठक होगी और बैठक होगी, निर्णय होगा कौन नेता बनेगा, उसके बाद सारी प्रक्रिया आगे बनेगी। मुझे लगता है कि इसमें कोई कोई असाधारण सी देर नहीं हो रही। ये स्वाभाविक है, दिवाली के भी दिन है, कई लोगों को अपने अपने दिवाली के त्योहार के काम भी होते हैं, तो थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। दिवाली तक के बात करें तब तो आपको 23-24 तक इंतजार करना पड़ेगा। खैर, मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने कार्यकर्ताओं का नाम लिया, तो कार्यकर्ताओं की सलाह को, कार्यकर्ताओं के मन को ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा या फिर सेंट्रल लीडरशिप जो तय करेगी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा? देखिए, कार्यकर्ताओं का मन, उनकी भावना, उनका विचार और केंद्र में हमारे नेतागण और उनकी सोच, इसमें कभी अंतर रहने का कोई सवाल ही नहीं है। आखिरकार नेतागण भी सोचते हैं तो कार्यकर्ताओं से सलाह मशविरा करके और चर्चा विमर्श करके ही सोचते हैं, तो उसमें कोई ये या ये, दिस और दैट वाली बात नहीं है। दोनों समान और समन्वित विचारों के आधार पर ही ये सारी चीज़ें आगे बढ़ेगी। जी, लेकिन फिर भी पूरे चुनाव के दौरान जिस तरह से बार बार फडणवीस साहब का नाम उठाया जाता रहा, मोदी जी ने भी बहुत तारीफ की उनकी, तो क्या हम ये माने कि नंबर 1, क्योंकि कार्यकर्ताओं में सबसे ज़्यादा उनका नाम लिया जा रहा है, तो क्या फडणवीस सबसे नंबर 1 रेस में हैं क्या? देखिए, ये एक प्रक्रिया है। कार्यकर्ता और अभी उन्हीं के द्वारा चुने गए हमारे प्रतिनिधि जो हमारे विधायक बने हैं, वो सब बैठेंगे, हमारे पार्टी के जो ऑब्जर्वर्स है वो उनके साथ मिलेंगे, चर्चा होगी और जो लोगों के मन में है वही उसी दृष्टि से विचार किया जाएगा। ये बात तो तय है। आप इस बात का खुलासा नहीं करना चाहते, इसलिए हम आगे का नाम लेना मुझे लगता है इस समय उचित नहीं होगा, क्योंकि प्रक्रिया जारी है। प्रक्रिया का अंतिम परिणाम क्या आएगा ये बताने के लिए मैं कोई फॉर्चून टेलर तो नहीं हूं, तो थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। आप अभी इसका जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसलिए हम आगे का सवाल करते हैं, छोड़ देते हैं मुख्यमंत्री पद और उसके उत्तराधिकारियों के नाम। लेकिन ये बताइए कि एनसीपी ने
पहले ही चुनाव रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही आके ये घोषणा कर दी कि वो सरकार को बाहर से यानी बीजेपी को बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार है ताकि आप लोग सरकार बना सके। लेकिन क्या आप लोग उनका समर्थन लेने के लिए तैयार हैं? देखिए, ये उनको पूछना चाहिए कि उन्होंने ये क्यों निर्णय किया है और वो क्यों समर्थन लेने के लिए वो तो समर्थन दे रहे हैं, वो तो अब क्यों किया है वो अलग बात है, लेकिन क्या आप लोग लेना चाहते हैं उनका समर्थन? अभी उसके बारे में वो क्या सोचते हैं और बाहर से समर्थन देंगे तो उसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें उन्होंने स्पष्ट करनी चाहिए। हम इसमें क्या देख सकते हैं? हम तो देख ही रहे कि वो आकर और हमें समर्थन देना चाहते हैं, तो जनता के जो जनता ने जो जनादेश दिया है उसकी ये स्वीकार्यता है, इसकी मान्यता है, या उनका कुछ मतलब डिजाइन है, इसको भी समझना पड़ेगा। तो उसी के लिए भी हम कहेंगे कि थोड़ा सा शांतिपूर्वक सोचना पड़ेगा, आप लोग क्या सोचते हैं? क्या डिजाइन है इसके पीछे? एनसीपी की क्या सोच हो सकती है इसके पीछे? नहीं, ऐसा कहना तो मुश्किल है। ऐसा है, एनसीपी ने किस विचार से, उन्होंने कहा जो है, अगर फेस वैल्यू पर लिया जाए तो उन्होंने कहा है कि देश मतलब महाराष्ट्र में एक स्टेबिलिटी हो, एक स्थिर सरकार बने, इसलिए हमने ये किया है। तो कहने के लिए तो उन्होंने ये बात कही है। अगर उनके मन में और भी कुछ बातें हैं या क्या है, ये सामने आएगा, चर्चा होगी। ऐसा तो नहीं होता कि राजनीति में संवादहीनता रहती है। स्वीकार कर रहे हैं कि अगर उसने समर्थन दिया है तो आप लोग उसको किस रूप में देखते हैं? क्या आप उनका समर्थन लेने के लिए तैयार हैं या नहीं है? लेकिन आप लोग की तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा है। देखिए, सवाल समर्थन लेने का देने का नहीं है। सवाल ये है कि जब सदन में इसकी परीक्षा होगी तो जनता ने जो जनादेश दिया है उसका कौन सम्मान करेगा और कौन उसके विरोध में जाएगा, ये फैसला उसी समय हो पाएगा। तो आज इसके बारे में अटकलबाजी में और समय बिताना, मुझे लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं। क्योंकि आप लोग की तरफ से घोषणा नहीं हो रही है तो अटकलबाजियों को बल मिल रहा है। एनीवे, हम इससे भी आगे बढ़ते हैं। आप लोग अगर एनसीपी के समर्थन पे कुछ नहीं बोल रहे हैं तो कम से कम शिवसेना के बारे में तो आपका स्पष्ट राय है कि वो पुरानी सहयोगी है और आपका उनसे कोई बैर भी नहीं है। लेकिन शिवसेना कह रही है कि हमसे कोई बात तो करे, कोई पहल तो करे। कहां पे अटकी हुई है बात? देखिए, एकदम से संवादहीनता होती नहीं, बात हो भी रही होगी प्राइवेट मतलब इनफॉर्मल चैनल्स के आधार पर। मगर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस तरीके से संबंधों में एक खटास आई और वो महायुति तो बनी रही, वो उसमें से बाहर निकले। अभी वो अगर अंदर आना चाहते हैं और वापस मतलब एक गठजोड़ बनाना चाहते हैं, उनकी क्या भूमिका है, उनकी इच्छा क्या है, हम बात करेंगे, वो भी बात करेंगे, चर्चा तो होगी जरूर जब कभी मतलब अवसर आएगा। मगर सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि इतने पूरे प्रचार के दौरान जो भी बातें उनके द्वारा कही गई, हमने तो किसी की आलोचना की नहीं, तो उनके द्वारा कही गई बातों के बारे में अभी उनका क्या रुख है। एक बात उन्होंने साफ कह दी कि हम विदर्भ के विषय में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वैसे तो ये विषय एजेंडे पे था ही नहीं, हमने कभी और हमारे घोषणा पत्र में भी उसका समावेश नहीं किया था। तो ये भी एक दृष्टि से बातों को बतंगड़ बनाने की एक नहीं, लेकिन मतलब ये भी सच है, हो गई। ये भी सच है कि आपके नेता और आपकी पार्टी का एक क्लियर कट थॉट है, विचारधारा है कि आप लोग छोटे राज्यों के पक्ष में हैं। और अगर विदर्भ इलाके के रिजल्ट को भी देखा जाए तो आप लोग को जिस तरह का मैंडेट मिला है वो भी स्पष्ट करता है कि आप लोगों को मैंडेट इसलिए मिला है कि विदर्भ के ज्यादातर लोग चाहते हैं कि आपकी जो विचारधारा है उसके आधार पर उसका बंटवारा हो जाए, ऐसा माना जा सकता है। ऐसे राजनीति के जानकार विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ऐसा शायद इसलिए मिला है क्योंकि विदर्भ के पक्ष में आप लोग हमेशा से रहे हैं। जरूरी नहीं कि उसी के कारण हुआ है, क्योंकि जो विदर्भवादी पार्टियां रही, इसके पहले भी विदर्भ जन आंदोलन समिति रही, उनको इक्का दुक्का सीटें मिलती गई। तो ऐसा भी जरूरी नहीं, मतलब इसको इंटरप्रेट करना इतना आसान तरीके से। दूसरी बात यह है कि इस तरीके के नए राज्यों के निर्माण की बात राष्ट्रीय धरातल पर सोची जाती है, उसमें राष्ट्रीय कंसेंसस इवॉल्व होना पड़ता है, एक लंबी प्रक्रिया है। जब झारखंड बना, उत्तराखंड बना, तब कोई घोषणा पत्र में लिखकर हमने किया नहीं, वो तो एक प्रक्रिया बनी। एक कंसेंसस बनाने में हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सफल हो पाए,
हो गया, अभी भी सफल हो सकते हैं, प्रक्रिया बन सकती है, मगर इसके बारे में आज ही कुछ कहना मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। आज ही कुछ भी नहीं कहना चाहते, लेकिन ये तो जरूर बता दीजिए महाराष्ट्र हमारे सहयोगियों लोगों ने समझना चाहिए। विनय जी, आप आज ही कुछ भी नहीं कहना चाहते, मैं जितने भी सवाल पूछ रही हूँ आप कह रहे हैं आज कुछ नहीं बताना, लेकिन एक चीज जरूर बता दीजिए कि आज ही वो बता दीजिए, ताकि जो जनता इस वक्त देख रही है वो कम से कम एक सवाल का जवाब जरूर लेके जाए कि आप लोग कब तक महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने की घोषणा कर देंगे और कब तक महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा? बस चंद दिनों में मिलेगा, इसका बिल्कुल स्पष्ट बात है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। दो तीन बातें बड़ी साफ है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा और महाराष्ट्र को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक भ्रष्टाचार को बिल्कुल हटाने वाली, स्वच्छ, पारदर्शी और लोगों को सुशासन देने वाली सरकार बनेगी। इसमें किसी के मन में कोई संदेह होने की आवश्यकता नहीं। एक लाइन का जवाब, पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को अभी भी नहीं है, तो किसके सहयोग से सरकार बनाएगी? क्या अल्पमत की सरकार होगी क्या वो? सारी देखिए, भारत में कई राज्यों में अभी हुड्डा जी की सरकार जो हरियाणा में काम कर रही थी वो भी कोई पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी नहीं। महाराष्ट्र में भी इसके पहले ऐसी सरकारें बनी थी कि जो पूर्ण बहुमत था नहीं उनके पास। केंद्र में भी नरसिंह राव की सरकार बनी, वो अल्पमत की सरकार ही बनी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत सारे विकल्प सामने आते हैं, एकदम से ब्लैक और व्हाइट ऐसा नहीं होता, ग्रे एरियाज भी काफी रहते हैं। आप चाहते हैं कि ग्रे एरिया अभी भी आप लोग के लिए बना रहे और उसके आधार पर अपनी रणनीति बनाएंगे। आप अभी भी चाहते हैं कि ग्रे एरिया के लिए आपके पास स्पेस बचा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए विनय जी। और आज दिवाली का दिन था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम के बावजूद आपने समय निकाला और हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया और दिवाली की आपको शुभकामनाएं भी। ये थी आज की पहली खबर। हालांकि बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन एक बात स्पष्ट है जो इस समय हमारे दर्शकों के लिए कही जा सकती है कि जल्द ही वहां पर महाराष्ट्र में नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है और कल ही हरियाणा के विधायक दल की भी बैठक होने जा रही है। तो उम्मीद है कि दोनों ही राज्यों को दिवाली से पहले तक मुख्यमंत्री मिल जाएगा। मणिपुर में 17 अक्टूबर को और नागालैंड में 15 अक्टूबर को एक एक सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी अब आ चुके हैं और मणिपुर के थौबल जिले के हयांगलाम विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार इलांग बाम ने जीत दर्ज की है। उन्होंने टीएमसी के राधे श्याम को 1829 वोट से हराया। हम आपको बता दें कि 5 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों के लिए भी चुनाव हुए थे और उन चुनाव में बीजेपी को ज़्यादा अच्छी सफलता हासिल नहीं हुई है। कांग्रेस को 2 सीटों पर और रीजनल पार्टीज अलग अलग सीटों पर जीती हैं। और लोकसभा चुनाव में जो बीड से चुनाव हुआ था, बीड में जो गोपीनाथ मुंडे जी की देहांत के बाद चुनाव हुआ था, वहां पर उनकी बेटी ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। लेकिन दूसरी तरफ कंधमाल के लोकसभा के उपचुनाव में बीजेडी को जीत हासिल हुई है। राजनीति में अपराधीकरण पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। अगर प्रस्ताव को हरी झंडी मिलती है तो गंभीर अपराधों के आरोपी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने बताया है कि चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें ऐसे आपराधिक मामलों में जिनमें कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान है और चुनावों की तारीख के ऐलान के 6 महीने पहले आरोप तय हो गए हैं, उन लोगों को चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया जाए। इसके अलावा नामांकन दाखिल करते समय झूठा हलफनामा दायर करने वाले उम्मीदवार को भी अयोग्य करार दिए जाने का प्रस्ताव है। कानून मंत्रालय ने प्रस्ताव को विधि आयोग के पास भेजा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 214 कोल ब्लॉक आवंटन को रद्द किए जाने के बाद इन कोयला खदानों की जमीन का सरकार अधिग्रहण करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश भी तैयार कर लिया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये लागू किया जाएगा। कोयला खदान आवंटनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की दिशा में ये बेहद अहम कदम है। इस अधिग्रहण के बाद सरकार इनकी फिर से नीलामी करेगी। पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने 4 कोयला खदानों को छोड़कर सभी का आवंटन रद्द कर दिया था। हालांकि अदालत ने इन खदानों में 6 महीने तक कोयले की खुदाई करने की अनुमति दे दी है।
और अब बात शेयर मार्केट की। दिवाली और धनतेरस को लेकर बाजार में खासा उत्साह दिख रहा है। डीजल को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने और प्राकृतिक गैस की कीमतों में इजाफे से शेयर बाजार में आज तेजी का रुख रहा। सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल देखा गया। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 321 अंक की मजबूती के साथ 26,430 के स्तर पर बंद हुआ और एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी 100 अंक की उछाल के साथ 7,879 के स्तर पर बंद हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।